नमस्कार साथियों, विगत क्लास से आगे हम देखें तो हमने इससे पहले हिमालय में महान हिमालय को पढ़ लिया था। महान हिमालय की जानकारी के बाद हमने कुछ इसके लिए विगत क्लास में हमने एक सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया था और पूछा था उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। तो वहाँ हमने एक स्थिति इसमें बतलाई थी जिसको हमने छोड़ा था कि वो चोटी कौन सी है जिसका नाम आपको बतलाना था। आपके आंसर आए भी होंगे, ध्यान दें। इस चोटी को नंदा देवी चोटी के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी जो उत्तराखंड हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर पाई जाती है, इसलिए ये सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी चोटी है। हमने देखा था दो देवियों की जो चोटियां हैं इनको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक अन्नपूर्णा चोटी जिसका संबंध नेपाल से था, एक भारत में पाई जाने वाली हिमालय की महान हिमालय की चोटी जिसमें नंदा देवी चोटी जो हमारे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब आगे हम देखें तो इससे पहले हमने महान हिमालय के संदर्भ में कुछ घाटियों की स्थिति देखी थी, इम्पोर्टेंट थे। इन पर एक प्रश्न अतिरिक्त और भी बनता है जिसको भी हम चर्चा कर लें। तो सबसे पहले हम देखें महान हिमालय की कुछ घाटियों के बारे में हमने चर्चा की थी। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। उन घाटियों में हमने नाम देखा था कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी का संबंध हमने देखा था जम्मू कश्मीर राज्य से है और इस कश्मीर घाटी वाले क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है केसर व सेव का उत्पादन होता है। तो केसर उत्पादन के लिए जानी जाती है कश्मीर घाटी। अब यहाँ हम एक चर्चा और करेंगे, यही प्रश्न नया निकल कर के आएगा। केसर की जो भूमि है या जिस भूमि पर केसर का उत्पादन होता है उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो उस भूमि को कहा जाता है करेवा भूमि। इस करेवा भूमि पर कृषि केसर के रूप में की जाती है, केसर व जाफरान के रूप में कृषि की जाती है। तो करेवा भूमि का संबंध केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट स्थिति को हम देखें तो दूसरी घाटी थी हमारी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का संबंध है उत्तराखंड। यहाँ हमने देखा था लाहौल स्पीति घाटी को हमने मंसूरी घाटी के साथ देखा था। मंसूरी घाटी ये भी उत्तराखंड राज्य में पड़ती है और लाहौल स्पीति घाटी है गलती करते हैं नेक्स्ट थी हमारी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति घाटी का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य की घाटी है। इस घाटी में सर्वाधिक जो उत्पादन है वो आलू का उत्पादन होता है, अर्थात आलू उत्पादन के लिए जानी जाती है। आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध घाटी है, केसर उत्पादन के लिए कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी आलू उत्पादन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट हम थर्ड घाटी को देखें, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी का संबंध है हिमाचल प्रदेश। फूलों की घाटी का संबंध है उत्तराखंड। फूलों की घाटी का संबंध है उत्तराखंड राज्य से। उत्तराखंड राज्य में इस फूलों की घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन होता है।
सर्वाधिक फूलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी का जो संबंध पाया जाता है वो पाया जाता है नेपाल देश के साथ। नेपाल देश की है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है आलू उत्पादन। आलू उत्पादन के साथ ही अगर दूसरी स्थिति पूछी जाए तो आलू व चावल उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ अतिरिक्त जानकारी ये भी रहे कि इन घाटियों का संबंध किस उत्पादन के लिए जाना जाता है। विशेष करके ये ध्यान देंगे केसर उत्पादन या जाफरान की कृषि। अगर इस संदर्भ में इसको देखा जाए तो जाफरान की कृषि के लिए जानी जाती है। यहाँ तक की जानकारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, हिमालय के आगे भाग पर। एक बार इनको नोट डाउन कर लें नेक्स्ट स्थिति में, और देखें हम हिमालय के बाकी शेष बचे हुए भागों को, जो मुख्य हिमालय के शेष दो भाग हैं, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय। सबसे पहले आप इसमें देख पा रहे होंगे मध्य हिमालय का भाग, शिवालिक हिमालय का भाग और बृहद हिमालय का भाग। उत्तर में हमारा ट्रांस हिमालय पड़ता है। इस भाग को कहा जाता है ट्रांस क्षेत्र, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में पड़ता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो जोन पाया जाता है, जिसको एक भ्रंश के नाम से जाना जाता है, इस भ्रंश को कहा जाता है इंडोसचर थ्रस्ट। इसके बाद में हमने महान हिमालय तक की स्थिति को देख लिया था। महान हिमालय व मध्य हिमालय के बीच जो भ्रंश पाया जाता है, इस भ्रंश को कहा जाता है MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच जो भ्रंश पाया जाता है, इस भ्रंश को कहा जाता है MBT। MBT यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। MBT जो भ्रंश है, इसको कहा जाता है मुख्य सीमा भ्रंश, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। मैन बाउंड्री थ्रस्ट के रूप में जाना जाता है। मैन बाउंड्री थ्रस्ट कहलाता है। अर्थात मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय को अलग करने वाले भ्रंश को MBT कहा जाता है, तथा शिवालिक हिमालय व मैदानों को अलग करने वाले भ्रंश को कहा जाता है HFF, हिमालयी फ्रंट फोल्ड कहलाता है। हिमालयी फ्रंट फोल्ड कहलाता है। हिमालयी फ्रंट फोल्ड कहलाता है। इसको कहा जाता है हिमालयी अग्र भ्रंश। यहाँ तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। IST, MBT, MCT, MBT, HFF। अलग करने की स्थिति किन किन को अलग करते हैं, यहाँ हम देखेंगे। तो इस अवस्था को हम इसी के साथ समझें। ट्रांस हिमालय व महान हिमालय, ट्रांस हिमालय व महान हिमालय को अलग करता है। महान हिमालय व मध्य हिमालय को अलग करता है MBT। MBT के बाद में आता है HFF, शिवालिक हिमालय व मध्य हिमालय को अलग करता है। यहाँ हम इसको एक क्रम से सारणी बना करके देखें, स्थिति को हम देखें तो सबसे पहले IST, MCT,
MBT, HFF, इस प्रकार से 4 भ्रंशों का संबंध हमारे हिमालय के साथ पाया जाता है। एक भ्रंश की स्थिति और आएगी जो विगत ही एग्जाम में पूछा गया था। इस अरावली पर्वत श्रृंखला से हमारे यहाँ मैदानों के विस्तार के दक्षिण में कुछ पहाड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और इन पहाड़ी श्रृंखलाओं को हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। इनके बीच में भ्रंश पाया जाता है। इस भ्रंश की स्थिति अभी हम जानेंगे। देखें इनका संबंध किन किन से पाया जाता है। IST में ट्रांस हिमालय, व महान हिमालय, इनको अलग करता है। MCT महान हिमालय, महान हिमालय व मध्य हिमालय को अलग करता है। MBT मध्य हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय को अलग करता है। HFF शिवालिक हिमालय व विशाल मैदान को अलग करता है। विशाल मैदान को विभाजित करता है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न संभवतः सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये याद रखेंगे। हिमालय की भ्रंश की स्थिति के साथ विस्तार की स्थिति, इसी के साथ एक मानचित्र के माध्यम से आपको ये भी दिखलाई पड़ रहा होगा हिमालय की पूर्वी जो स्थिति है वो सकड़ी है तथा पश्चिम में हमारा हिमालय अधिक चौड़ा है। तो ये स्थिति भी पूछ लिया जाए तो इस संदर्भ में हम नोट के रूप में इसको लिख सकते हैं। हिमालय पश्चिम में अधिक चौड़ा तथा पूर्व की ओर कम चौड़ा, अर्थात सकड़ा पाया जाता है। सकड़ा पाया जाता है। यहाँ तक की स्थिति नोट करने के बाद में अब हम देखेंगे आगे की स्थिति को। चलिए नेक्स्ट स्थिति में देखते हैं हम हिमालय का आगे वाला भाग। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान दे लें, हमने यहाँ महान हिमालय के कुछ दर्रों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी है, लेकिन हम सभी दर्रों की स्थिति वापस एक मानचित्र के माध्यम से प्राप्त करेंगे, जिनको देखेंगे ट्रांस हिमालय में पड़ने वाले दर्रे, महान हिमालय में पड़ने वाले दर्रे, मध्य हिमालय में पड़ने वाले दर्रे तथा पूर्वोत्तर हिमालय के साथ कुछ दर्रों की स्थिति। तो इससे पहले हम संयुक्त रूप से उनको देखें, उन पर आने वाले प्रश्नों की भी चर्चा की जाएगी। कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार के एग्जामों में उठाए जा चुके हैं, तो हम उनको संयुक्त रूप से देखेंगे तो ज़्यादा याद हो पाएंगे। और कोशिश हम ये करेंगे कि उनको एक सूत्र के माध्यम से भी याद करें, ताकि हमारी एग्जाम में आने वाले प्रश्न गलत न हो। यहाँ हम सबसे पहले यहाँ मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की चर्चा करें तो हम सबसे पहले उठाते हैं अपने टॉपिक को नेक्स्ट में मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय की सामान्य जानकारी को अगर हम देखें तो ये मध्य हिमालय की स्थिति पाई जाती है। इस मध्य हिमालय की स्थिति आपको अलग से नजर आती होगी। महान हिमालय पूर्णतः जुड़ा हुआ हिमालय है, शिवालिक भी जुड़ी हुई अवस्था में है लेकिन कम ऊंची पहाड़ियां हैं। मध्य हिमालय खंडित श्रेणी का हिमालय है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग पहाड़ियां हैं, इनको नदियों द्वारा बीच में काट दिया गया है। इस प्रकार से इसके कुछ अन्य नाम हो जाते हैं और इसी प्रकार से इसको खंडित श्रेणी का हिमालय कहा जाता है।
निर्माण की अवस्था में देखें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, उसके बाद में महान हिमालय बना, महान के बाद में निर्माण हुआ मध्य हिमालय का, और मध्य हिमालय के बाद में निर्माण होता है शिवालिक हिमालय का। तो इसकी स्थिति में सबसे पहले हम देखें निर्माण, तो निर्माण की अवस्था होती है महान हिमालय के पश्चात, महान हिमालय के पश्चात। पहले महान हिमालय बना, उसके बाद में शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय का निर्माण होता है। तो उस क्रम में सबसे पहले महान हिमालय के बाद में बनने वाला था वो मध्य हिमालय था। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो मध्य जो हिमालय है वो खंडित श्रेणी का हिमालय है। खंडित श्रेणी का हिमालय है। नेक्स्ट स्थिति में अगर हम चर्चा करें तो मध्य हिमालय के संदर्भ में तथ्य आता है इसके विस्तार को लेकर, और विस्तार का जो संबंध पाया जाता है वो कुछ इस प्रकार से दिखलाई देता है। ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ से जुड़ रही हैं, और इसके आगे का जो भाग है वो पाकिस्तान में चला जाता है, और इस भाग को कहा जाता है पोटवार का पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटवार का पठार किस देश में है? तो पोटवार का जो पठार है वो पाकिस्तान देश में है। तो पोटवार के पठार से इसकी सीमाएं बनती हैं। पोटवार के पठार से लेकर के इसका जो अंतिम जो विस्तार है वो दिहांग दर्रे तक पाया जाता है। अंत में हमें दर्रा दिखलाई पड़ता है, इस दर्रे को कहा जाता है दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा, तो दिहांग दर्रे तक इसका विस्तार पाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, विस्तार के संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया जाता है। मध्य हिमालय का विस्तार पश्चिम में पोटवार का पठार पाकिस्तान से प्रारंभ होता है, अंत में पूर्व की ओर इसका विस्तार दिहांग दर्रे तक पाया जाता है। खंडित श्रेणी का हिमालय है। खंडित श्रेणी की हिमालय की उत्पत्ति महान हिमालय के पश्चात या बाद में हुई, और इसके विस्तार की अवस्था को भी हम देखें तो नदियों द्वारा इसका विभाजन कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखें इसके विस्तार के संदर्भ में, तो विस्तार की जो स्थिति आती है पोटवार का पठार पाकिस्तान, पोटवार का पठार से प्रारंभ होकर दिहांग दर्रे तक पाया जाता है। दिहांग दर्रे तक पाया जाता है। अब इस श्रेणी की स्थिति को हम देखें तो सामान्य रूप से जो इसकी ऊंचाइयां हैं वो हमें 1300 से 1500 मीटर के बीच दिखलाई पड़ती हैं। ऊंचाई 1300 मीटर से 1500 मीटर के बीच पाई जाती हैं। यहाँ ध्यान दें, हमने शायद पिछले क्लास को आपने देखा होगा, महान हिमालय की औसत ऊंचाई की चर्चा की थी। महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो पाई जाती है 6100। वहाँ एक मिसप्रिंट के रूप में हमने डाटा को किलोमीटर में लिख दिया था। ये भी ध्यान दें, ये डाटा ऊंचाई सदा मीटर में होती है, कभी किलोमीटर में नहीं होगी। अगर ऐसा ही आपको कहीं लिखा हुआ भी मिल जाता है तो ऊंचाई सदा मीटर में होती है, किलोमीटर में नहीं होती है। तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर थी। वहीं हम मध्य हिमालय की चर्चा करें तो मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 1300 से 1500 मीटर के बीच पाई जाती है। इस स्थिति के आगे अगर हम देखें तो यहाँ हमें मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय की ओर एक भ्रंश जिसकी चर्चा अभी हमने की है ये पाया जाता है, अर्थात मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच भ्रंश बनता है। इस भ्रंश को कहा जाता है MBT, अर्थात मुख्य सीमा भ्रंश के रूप में अलग होता है। मुख्य सीमा भ्रंश व दोनों ओर मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं। इन घाटियों को विशेष नाम से जाना जाता है। इन घाटियों को विशेष नाम के साथ अगर देखें तो हम कुछ पाते हैं
घाटियों के विशेष नाम, इन नामों की चर्चा करें, एक बार इनको नोट डाउन करें। नेक्स्ट में हम चर्चा करें मध्य हिमालय के लिए। तो मध्य हिमालय के कुछ विशेष नाम हैं। मध्य हिमालय, यहाँ भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस किस नाम से जाना जाता है मध्य हिमालय को। तो ध्यान दें, मध्य हिमालय को ही कहा जाता है ग्रेसर हिमालय, हमने देखा था खंडित श्रेणी का हिमालय है, इसलिए इसके स्थानीय नाम हैं, तो इसको स्थानीय नामों से जाना जाता है। इसी को कहा जाता है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कुछ घाटियों की चर्चा करें तो मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच घाटियां पाई जाती हैं। इन घाटियों की स्थिति को जानें। घाटियों की स्थिति, कौन कौन सी घाटियां इसके बीच पाई जाती हैं, तो हम देखें यहाँ पाई जाती है दून, ताल, द्वार। यहाँ 3 प्रकार की घाटियों की स्थिति पाई जाती है। दून घास के मैदान, ये घास की घाटियाँ हैं। यहाँ इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन घाटियों में कोटली दून, जम्मू दून, पोटली दून व देहरादून, इस प्रकार की कुछ घाटियां यहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्थिति में देखें ताल को लेकर के। ताल की स्थिति है नैनीताल, सिमलीपाल ताल, तथा हरिद्वार ताल। ये कुछ ताल हैं जो घास की घाटियों के रूप में जाने जाते हैं। द्वार की बात करें तो यहाँ कुछ द्वारों की स्थिति हरिद्वार, कोट द्वार, कोटली दून व कोट द्वार, दोनों ही घाटियां हैं लेकिन दोनों की लोकेशन बिल्कुल विपरीत है। इनका जो विस्तार की जो अवस्था है वो विस्तार की अवस्था कुछ इस क्रम में पाई जाती है। पश्चिम में इनको दून कहते हैं, पश्चिम में दून कहलाते हैं, मध्य में इनको ताल कहा जाता है तथा पूर्व में इनको द्वार कहा जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में आता है, अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो इनकी अवस्था पाई जाती है द्वार, ताल और दून। पश्चिम से इनको हम पाते हैं दून, ताल और द्वार के रूप में। नेक्स्ट स्थिति में चलें, नोट डाउन करें, आगे बढ़ें। डियर स्टूडेंट, साथ ही ये भी ध्यान दे लें, जब आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इसके नोट साथ के साथ अप्लाई करते जाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा, समझने में मदद मिलेगी। हम देखते हैं आगे की स्थिति को। अब हम देखें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो हम इसके बारे में हम जाने। सबसे पहले
जिस क्वेश्चन को लेकर के चर्चा होती है, दून पाए जाते हैं, दून पाए जाते हैं। दून की स्थिति हमने देखी थी, देहरादून, कोटली दून, पोटली दून, इस प्रकार से कुछ दून है। तो दून का संबंध पाया जाता है उत्तराखंड राज्य से। लेकिन जब हिमालय की स्थिति को लेकर के पूछ लिया जाता है तो हमने देखा था मध्य हिमालय व शिवालिक के बीच दून पाए जाते हैं, मध्य हिमालय व शिवालिक के बीच दून पाए जाते हैं। लेकिन जब प्रश्न की स्थिति अलग होगी तो अभी हम चर्चा करते हैं मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य। लेकिन यहाँ प्रश्न अलग अलग दे दिया जाए, मध्य न देकर के मध्य अलग ऑप्शन हो, शिवालिक अलग हो, तो आंसर होगा मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के, शिवालिक हिमालय के मध्यवर्ती जो हिमालय है उसके ढाल की ओर पाए जाते हैं। इसलिए संबंध जब आता है अकेले हिमालय का तो हम संबंध बतलाएंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का यह भाग, ये मध्य हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय के इन ढालों पर पाए जाने वाले घास की घाटियों को कहा जाता है दून, ताल व द्वार। अगर इनकी हम पश्चिम से पूर्व की ओर स्थिति को देखें तो सबसे पहले हम पाते हैं द्वार, सबसे पहले इनकी स्थिति को हम पाते हैं द्वार। मध्य में आते हैं ताल, तो पश्चिम में आते हैं दून। दून, ताल व द्वार की स्थिति पाई जाती है। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच ही हैं, लेकिन शिवालिक हिमालय के उत्तरी ढालों पर पाए जाने वाली घास की घाटियां हैं। अब यहाँ जब प्रश्न आए तो दून पाए जाते हैं अकेले ऑप्शन में, तो शिवालिक हिमालय वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा विभाजन आपको नोटबुक के क्वालिफिकेशन, इस प्रकार का विभाजन आपको नोटबुक के द्वारा स्पष्ट नहीं हो पाएगा, तो आप ये ध्यान दें इस प्रकार का जो विभाजन है वो हमें शिवालिक हिमालय की घाटियों के साथ पाया जाता है। अगर इसी स्थिति के साथ हम देखें तो अगला प्रश्न होता है इसी स्थिति में अगला प्रश्न है हमारा मर्ग। और मर्ग की जो स्थिति आती है वो स्थिति बनती है इस क्षेत्र में पड़ने वाले घास के मैदान, अर्थात घाटियों के बीच की घास के मैदानों को कहा जाता है मर्ग। तो ये स्थिति हमें मर्ग के रूप में दिखलाई पड़ती है। राज्य की बात करें जम्मू कश्मीर, घाटी की बात करें मध्य हिमालय, मध्य हिमालय की। अब जब बात आती है दून की अकेला ऑप्शन होता है शिवालिक, जब बात आती है मर्ग की अकेला ऑप्शन होता है मध्य हिमालय। तो मर्ग उदाहरण के रूप में पूछ ले जाते हैं कौन कौन से मर्ग हैं, तो इन मर्गों की अगर हम बात करें तो सोनमर्ग, गुलमर्ग, इसी प्रकार से कुछ घास की घाटियां हैं, अर्थात ये घास की घाटियों के रूप में जाने जाते हैं। घास की घाटियों को मध्य हिमालय के उत्तरी ढालों पर, मध्य हिमालय के उत्तरी ढालों पर पाई जाने वाली घास की घाटियां हैं वो मर्ग कहलाती हैं। और इन मर्गों को जम्मू कश्मीर में, या इन घास की घाटियों, इन घास की घाटियों को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्थिति में हम चर्चा करें हमने इससे पहले देख भी लिया है इसको, बुग्याल, वहाँ भी हमने देखा था महान हिमालय। तो महान हिमालय में मध्य हिमालय के बीच पाए जाते हैं। बुग्याल का जो संबंध है वो उत्तराखंड राज्य से माना जाएगा। हमने देखा था हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली ऐसी घाटियाँ जिनको बुग्याल या बयाल के नाम से जाना जाता है, घास की घाटियाँ हैं।
तो यहाँ जब तथ्यात्मक रूप से अगर प्रश्न आएगा तो आपको उत्तराखंड करना है, तथ्यात्मक रूप से प्रश्न हो मध्य हिमालय करना है। जब दून के संबंध में, द्वार और ताल के संबंध में आओ, तथ्यात्मक प्रश्न को आपको शिवालिक हिमालय से जोड़ करके करना है। लेकिन मध्य व शिवालिक हिमालय के मध्य पाए जाते हैं, मध्य हिमालय के दक्षिण ढाल व शिवालिक हिमालय के उत्तरी ढालों पर पाए जाने वाले इन्हीं घास की घाटियों को दून, ताल और द्वार के नाम से जाना जाता है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, दून पश्चिम में पड़ते हैं, द्वार पूर्व में पड़ते हैं, मध्य में पड़ते हैं ताल। नेक्स्ट स्थिति पर चर्चा करें हम। आगे हम चर्चा करें शिवालिक हिमालय की स्थिति के बारे में। जैसा हम लगभग देख चुके हैं, तो शिवालिक की स्थिति की कुछ जो सामान्य जानकारियाँ हैं उनको और देखते हैं। शिवालिक हिमालय स्थिति को जाने हम, तो शिवालिक हिमालय की जो स्थिति है वो हमें विस्तार के रूप में दिखलाई पड़ती है। जम्मू कश्मीर से असम राज्य तक औसत अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई बनती है 900 से लेकर 1300 मीटर। साथ ही यहाँ इसके निर्माण की अवस्था को अगर हम देखें तो मध्य हिमालय के बाद बना हिमालय है, मध्य हिमालय के पश्चात निर्माण हुआ। अर्थात हिमालय की निर्माणकारी जो घटनाएं थी उनमें मध्य हिमालय के बाद की घटना के परिणाम स्वरूप शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारी शिवालिक हिमालय की जानकारी कंप्लीट होती है। अब ध्यान दें, यहाँ कुछ अन्य तथ्य और भी महत्वपूर्ण हैं जिनको लेकर के भी प्रश्न कर लिया जाता है। हिमालय नवीनतम रूप में, हिमालय के अन्य नाम के रूप में, तो हम दो तथ्यों को लेकर के इसकी चर्चा और कर रहे हैं। अब हम यहाँ ध्यान देंगे हिमालय का नवीनतम भाग कौन सा है, वो भी शिवालिक हिमालय है। तो यहाँ कुछ नोट के रूप में क्वेश्चन निकल करके आते हैं। नवीनतम भाग, यहाँ नवीनतम भाग के रूप में शिवालिक हिमालय है। जब नवीनतम रूप में होगा तो निश्चित रूप से यहाँ अवसादी चट्टानें अधिक होने के कारण यहाँ से गुजरने वाली जो नदियाँ होती हैं, यहाँ से बह करके निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं, इनमें अवसाद पदार्थ अधिक होता है। अर्थात ये नदियाँ बाढ़ उत्पन्न करने का कारण बनती हैं। तो यहाँ हम कुछ ऐसी बाढ़ वाली नदियों की चर्चा करें, जैसे कि घग्गर नदी है, बाढ़ उत्पन्न करती है। जैसे कि बिहार का शोक जिसे कोसी नदी को कहा जाता है, बाढ़ उत्पन्न करने वाली नदी है। घाघरा नदी है, इसी प्रकार की है। कोसी नदी है तथा गंडक नदी है। हम यहाँ इस संबंध में चर्चा करें तो यहाँ की कुछ जो नदियाँ हैं, असंगठित चट्टानों से निर्मित है, असंगठित चट्टानों से निर्मित है। इसलिए यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उनमें अवसाद अधिक होता है, नदियों में अवसाद अधिक होता है। अवसादी चट्टानें और असंगठित चट्टानें होने के कारण तीव्रता से कट जाती हैं और इस प्रकार से इस क्षेत्र से बहने वाली नदियाँ सर्वाधिक अपरदन की क्रिया करती हुई आगे बढ़ती हैं, तो ये बाढ़ उत्पन्न करने का कारण बनती हैं। ऐसी ही बाढ़ उत्पन्न करने वाली अगर नदियों की चर्चा करें हम, तो हमारी 3 नदियाँ फेमस रूप से जानी जाती हैं। उनमें पहली नदी है घग्गर नदी, नेक्स्ट नदी है कोसी नदी और नेक्स्ट स्थिति बनती है वो बनती है गंडक नदी। इस प्रकार से ये 3 नदियाँ
मार्ग परिवर्तन करने के लिए भी जानी जाती हैं और एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किन नदियों को मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है? तो ये सभी जो नदियां हैं, तीनों नदियां ये मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं। और मार्ग परिवर्तन का जो रीजन बनता है वो बनता है अवसाद पदार्थ का अधिक होना, रास्ते में आकर के कंकर पत्थरों का अधिक मात्रा में जमा हो जाना, पानी को आगे बहाव का रास्ता न मिलना तथा इसी अवस्था में पानी आसपास के क्षेत्र से फैलता हुआ एक नया रास्ता बना लेता है और नदी का मार्ग बदल जाता है। इसलिए इनको कहा जाता है बाढ़ उत्पन्न करने वाली नदियाँ। बाढ़ उत्पन्न करने वाली नदियाँ। बाढ़ उत्पन्न करने की दृष्टि से ये नदी भारत की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, कोसी नदी। इसलिए इसको कहा जाता है बिहार का शोक। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सोरो ऑफ बिहार कोसी नदी कहलाती है। इस प्रकार से हमारी शिवालिक तक की जो जानकारियाँ थी वो कंप्लीट होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं पूर्वी हिमालय की ओर और उसके बाद में हम देखेंगे संपूर्ण हिमालय में पड़ने वाले दर्रों की स्थिति को। तो अब आगे की स्थिति हम लेते हैं शिवालिक हिमालय के बाद पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करें तो हम पूर्वी हिमालय की स्थिति पर आते हैं और पूर्वी हिमालय की सामान्य जो जानकारी है उससे इसकी शुरुआत करें। तो हमने जब मुख्य हिमालय पढ़ा था उस समय इसका विस्तार हमने नामचा बरवा तक देखा था। नामचा बरवा के बाद में ये हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं वापस से हेयर पिन के रूप में दक्षिण की ओर होती हुई वापस से अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड की ओर जब आती हैं तो इनकी स्थिति वापस बदल जाती है और स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाती है। तो हम बढ़ें आगे, पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों की बात करें तो पूर्वी हिमालय कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है जिसको हम स्थानीय नामों से भी जानते हैं। तो पूर्वी हिमालय के कुछ भाग जिनको स्थानीय नामों से जाना जाता है अरुणाचल हिमालय, नागालैंड हिमालय, मिजो पहाड़ियाँ तथा मेघालय की पहाड़ियाँ। यहाँ हम एक स्थिति को और भी देखते हैं, इसको कहा जाता है मणिपुर हिमालय। मणिपुर की पहाड़ियाँ इस नाम से इसके स्थानीय नाम हैं और हम देखें इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाली जो पहाड़ियाँ हैं इनको मिकिर की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। मिकिर व रेंगमा की पहाड़ियाँ। मिकिर व रेंगमा की पहाड़ियाँ। वहीं हम नागालैंड में अगर इसको देखें तो इनको नागा पहाड़ियाँ कहा जाता है। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नागा पहाड़ियों में ही आती है। इसको कहा जाता है सारामती चोटी। सारामती चोटी जो पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी हिमालय की
सर्वोच्च चोटी सारामती चोटी है, जो नागा हिल्स नागालैंड में, नागालैंड हिमालय में या नागालैंड के राज्य में फैली हुई चोटियों में एक चोटी है सारामती चोटी। मिजो पहाड़ियाँ, जिनको मिजो के नाम से ही जाना जाता है, मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ हम ध्यान देंगे, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनकी स्थिति को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है। गारो, खासी और जयंतियाँ, ये वहाँ जनजातियाँ हैं, मेघालय राज्य की जनजातियाँ हैं जिनके नाम पर इन पहाड़ियों के नाम पड़े हैं, गारो, खासी व जयंतियाँ की पहाड़ियाँ। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं, इन तीनों जो पहाड़ियों की आकृति है, गारो, खासी व जयंती पहाड़ी, इन पहाड़ियों की आकृति कुछ विशेष होने के कारण इन तीनों पहाड़ियों की आकृति विशेष पाई जाती है, कीपाकार आकृति। यहाँ हम देखें, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों की आकृति कीपाकार पाई जाती है। अब कीपाकार पाई जाती है तो इसका संबंध बनता है कीपाकार आकृति के कारण से बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, ये जब जल को लेकर के आगे की ओर बढ़ती हैं तो इन पहाड़ियों से जब जाकर के टकराती हैं, ये हवा को आगे जाने से रोकती हैं और रोकने के कारण यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यही होता है, तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा करने में सहायक हैं। अब यहाँ प्रश्न निकल करके आती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा ये पाई जाती है यहाँ हम देखें, हम माउसिनराम नामक स्थान पर। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउसिनराम नामक स्थान। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होने का कारण है यहाँ की पहाड़ियों की विशेष आकृति, कीपाकार आकृति के कारण यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ये स्थिति खासी पहाड़ियों में पाई जाती है, अर्थात माउसिनराम नामक जो स्थान है वो खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। लोकेशन के साथ देखेंगे हम, इनके विस्तार की स्थिति भी यही है। ये स्थिति इनकी पश्चिम में पाई जाती है, पश्चिम में पड़ने वाली, और ये स्थिति इनकी पूर्व में पाई जाती है, पूर्व में पड़ने वाली। पूर्वी पहाड़ियाँ जयंती, खासी व गारो, पश्चिम से चलें तो गारो, खासी व जयंती पहाड़ियाँ हैं। इनको मानचित्र के माध्यम से अगर देखें तो इन पहाड़ियों को कहा जाता है मिकिर व रेंगमा की पहाड़ियाँ। मिकिर व रेंगमा की पहाड़ियाँ, इनको कहा जाता है नागा हिल्स, और नागा हिल्स वाले स्थान पर ही सर्वाधिक ऊंची चोटी है सारामती चोटी। नेक्स्ट स्थिति आती है, इसको कहा जाता है मणिपुर की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ। अब अगर इनकी लोकेशन को इस प्रकार से देखें तो हमें कुछ 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं की स्थिति यहाँ नज़र आती है। ये 3 पहाड़ियाँ इस क्रम में व्यवस्थित हैं और इन तीनों पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी व जयंती पहाड़ी। इस प्रकार से व्यवस्थित हैं ये पहाड़ियाँ।
और ये जो स्थान है ये दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अब इसकी लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा माउसिन नामक स्थान, जो कि पहले चेरापूंजी हुआ करता था, चेरापूंजी भी इन्हीं खासी पहाड़ियों का स्थान था जो मेघालय में पड़ता है। इन्हीं पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा माउसिन नामक स्थान पर होती है। लगभग जो इसकी जो वर्षा का औसत है ये भी 1040 या 41 सेंटीमीटर माना जाता है। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, इस क्षेत्र को कहा जाता है माउसिन नामक स्थान। अब अगर इस पहाड़ी क्षेत्र की बात करें और इसकी लोकेशन को पूछा जाए तो माउसिन नामक जो स्थान है इसका विस्तार पड़ता है खासी पहाड़ियों में, खासी पहाड़ियों में, और वो भी पड़ता है दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर। ये भी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत सारे एग्जामों में सामान्य से स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक पूछा जा चुका है, तो यहाँ इसको भी पूछा जा सकता है कि ये स्थिति कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट स्थिति की बात करें हम तो ये हमारी पूर्वोत्तर हिमालय की चर्चा होती है। पूर्वोत्तर हिमालय में पाई जाने वाली कुछ पहाड़ियों की चर्चा होती है। अब हम देखेंगे हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों को और बढ़ते हैं आगे। तब तक के लिए आप इसका नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार रहें। हम देखते हैं हिमालय के प्रमुख दर्रों को। अब हम चर्चा करें आगे के पॉइंट पर। पॉइंट है हमारा हिमालय के प्रमुख दर्रे। अब यहाँ से निकलने वाले सारे के सारे प्रश्न हमारे सामने होंगे। कौन से हिमालय का कौन सा दर्रा है, कौन से राज्य का कौन सा प्रमुख दर्रा है, लोकेशन के साथ सारे दर्रों की स्थिति आती है। हिमालय के हिमाचल क्षेत्र में पड़ने वाले दर्रे, जम्मू कश्मीर में पड़ने वाले दर्रे, उत्तराखंड में पड़ने वाले दर्रे, सिक्किम में पड़ने वाले दर्रे तथा अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाले दर्रे। इस प्रकार से इन दर्रों की स्थिति हमारे सामने क्लियर हो जाती है। अब आगे हम देखें तो इन दर्रों की स्थिति को हम कुछ राज्यों के साथ देखें। राज्यों में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं उनमें हम देखें जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। इन जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों की बात करें तो यहाँ हम जम्मू कश्मीर के दर्रों की सीक्वेंस को लें तो यहाँ हम बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, नेक्स्ट नंबर 2 खारदुंगला दर्रा, नेक्स्ट नंबर 3 गिलगित दर्रा, नेक्स्ट नंबर 4 काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट प्रमुख दर्रे की बात करें तो यहाँ निकल करके आता है बनिहाल दर्रा। अब यहाँ हम इन दर्रों की कुछ विशेषताओं की चर्चा करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। इसकी अगर ऊंचाई हम देखें तो इसकी ऊंचाई को हम 5654 मीटर पाते हैं, अर्थात इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो ट्रांस हिमालय में फैला हुआ है। अगर यहाँ हम अगला प्रश्न देखें तो बनिहाल जो दर्रा है, इस बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है। जवाहर सुरंग गुजरती है। इस प्रकार से यहाँ प्रमुख स्थितियों की बात करें तो बनिहाल दर्रा इम्पोर्टेंट दर्रा है, साथ ही काराकोरम दर्रा इम्पोर्टेंट दर्रा है। यहाँ
खारदुंगला। इस स्थिति के साथ में पूछ लिया जाए पॉइंट किस किस क्षेत्र को जोड़ते हैं, तो गिलगित दर्रा, काराकोरम दर्रा है, ये ट्रांस हिमालय में चीन को और भारत को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। वर्तमान में ये जो क्षेत्र है ये पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है, तो हम कह सकते हैं भारत व पाकिस्तान के मध्य जोड़ने का कार्य भी करता है। इस स्थिति में जम्मू कश्मीर के दर्रों को देखने के बाद आगे हम चलें तो यहाँ हम इन स्थिति तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें और आगे देखें जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। नेक्स्ट अगले राज्य की बात करें, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में हम प्रथम दर्रा पाते हैं रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा। महत्वपूर्ण दर्रों की बात होती है, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। यहाँ हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, याद रखने के लिए नोट के रूप में, हिमाचल प्रदेश का रोहतास बड़ा शरारती है। ये सभी दर्रे इसके माध्यम से याद किए जा सकते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। प्रमुख दर्रों में 3 दर्रों की बात आती है, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे आते हैं। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें, नेक्स्ट राज्य में हम देखें उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, अगर इनकी बात करें हम तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में आता है नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। यहाँ भी हम इन दर्रों को याद करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। नोट रूप में उत्तराखंड की नीति को मना लिया। अब कौन कौन से दर्रे हैं इस रूप में, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इस रूप में उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे जो भारत के हिमालय प्रदेश में पड़ते हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अगर बात करें तो हमारे सामने 2 तथ्य निकल करके आते हैं। माना दर्रा और सिपकिले दर्रे को लेकर के चर्चा होती है। हमने यहाँ देखा था काराकोरम पहाड़ी श्रृंखला का अग्रभाग जिसको हम कैलाश पर्वत कहते हैं। इस कैलाश पर्वत को जोड़ते हैं। सिपकिला दर्रा व माना दर्रे से होकर के कैलाश पर्वत की ओर जाने वाले यात्री अपना रास्ता तय करते हैं। इस रूप में भी कुछ नए प्रश्न बन करके आ जाते हैं। अगले अब हम बात करें सिक्किम के प्रमुख दर्रों की, तो सिक्किम के प्रमुख दर्रों में हम देखते हैं कौन कौन से प्रमुख दर्रे आते हैं। तो यहाँ हम 2 दर्रे, नाथुला दर्रा, अब यहाँ दर्रे के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे, और जलेपला दर्रा। यहाँ दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं।
सिक्किम राज्य में दर्रों को ला के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, सिक्किम राज्य में दर्रे कहलाते हैं, तो सिक्किम राज्य में दर्रों को लाख के नाम से जाना जाता है। सिक्किम राज्य में दर्रे लाख के नाम से जाने जाते हैं। अतः यहाँ अगर हम दर्रा शब्द नहीं देखते हैं तो दर्रा का अर्थ ही ला होता है, दोनों नामों के आगे ला लिखा हुआ है। अब यहाँ पॉइंट निकल करके आता है नेक्स्ट पर्सन के लिए, नाथुला दर्रा है वो चुमा घाटी से होकर गुजरता है, और इस नाथुला दर्रे से होकर चुमा घाटी से होकर भारत का प्राचीन मार्ग रेशम मार्ग है, ये गुजरता है। रेशम मार्ग का संबंध हम 3 देशों के साथ देखते हैं। ये 3 देश हैं हमारे, भारत, बांग्लादेश व चीन। इनसे होकर के गुजरने वाले रास्ते को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्थिति हम देखें तो हमारे पूर्वोत्तर हिमालय के कुछ दर्रों की नेक्स्ट के बाद बात करें हम, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में हम देखते हैं नंबर 1 दीफू दर्रा। दीफू दर्रे के बाद में दूसरी स्थिति बनती है यांगयाप दर्रा। यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट स्थिति में पांगसाड़ दर्रा। यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य निकल करके आता है, जो हम पूर्वी हिमालय पर चलें तो पांगसाड़ दर्रा, यांगयाप दर्रा व दीफू दर्रा 3 प्रमुख दर्रे हैं। इन दर्रों का संबंध यांगयाप और दीफू दर्रे के साथ अगर हम देखें तो इन दर्रों का संबंध चाइना के साथ मिलता है, लेकिन दीफू दर्रा है ये चाइना, म्यांमार व भारत के बीच व्यापारिक क्रिया के लिए जाना जाता है। तो यहाँ तथ्य निकल करके आता है यांगयाप दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दीफू दर्रे की बात करें तो दीफू दर्रा मुख्य रूप से चीन, भारत व म्यांमार के बीच व्यापारिक क्रिया करने के लिए उपयोगी दर्रा है, या तीनों देशों को जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार से हमारे हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ हम हमारे हिमालय के भौतिक प्रदेश को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। आगे हम हिमालय की एक छोटी सी तथ्यात्मक स्थिति है, GS बुराड़ द्वारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है, उस विभाजन को हम हिमालय भौतिक प्रदेश की क्लास के साथ देखेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।